गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता पीकेजी। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमारा अगला टॉपिक आता है थिन लेंसेज। थिन लेंसेज ये हमेशा रिफ्रैक्शन बेस्ड एक डिवाइस होगी। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने याद करो कर्व्ड सरफेस वाले रिफ्रैक्शन में, स्फेरिकल सरफेस रिफ्रैक्शन में लास्ट क्वेश्चन ऐसा वाला किया था ना, उसमें ये दो सरफेस रिफ्रैक्शन में स्फेरिकल थी लेकिन उनके बीच में सेपरेशन था। अगर हम इस सेपरेशन को काफ़ी कम कर दें तो ये एक थिन लेंस बन जाएगा, है ना। तो थिन लेंसेज किसको बोलेंगे? जिसमें दो सरफेसेस के बीच का सेपरेशन, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच का सेपरेशन काफ़ी कम हो। ओके, तो थिन लेंसेज, द लेंस, थिन लेंसेज में द लेंस फॉर विच separation between two refracting surface is very small। ओके, तो थिन लेंस जिसमें दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पास हो। हम यहाँ दो तरह के लेंसेज की बात करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, यहाँ पे हम जो सरफेसेस की बात करेंगे, ध्यान रखना हम फिलहाल स्फेरिकल लेंसेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सरफेस होगी कैसी होगी? स्फेरिकल। हियर स्फेरिकल सरफेस आर कंसिडर्ड। यहाँ पे हम केवल कौन से सरफेस की बात कर रहे हैं? स्फेरिकल सरफेसेस की, ठीक है। तो अब इसमें दो तरह के लेंसेज हमारे पास बनेंगे। सबसे पहला बनेगा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की खास बात क्या होगी? कब लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे? वो लेंस जो थिकनेस जिनकी मिडिल में ज़्यादा हो और एजेस पे थिकनेस कम हो। जैसे हम यहाँ पे एक लेंस बनाते हैं इस तरह से, तो देखो इसकी थिकनेस मिडिल में तो ज़्यादा है ना, मतलब वैसे तो दोनों सरफेस पास है पर कंपेरेटिवली एजेस के मुकाबले बीच में थिकनेस ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। थिक एट मिड, ये मिडिल में इनकी थिकनेस ज़्यादा होती है, एंड थिन एट एजेस, जो किनारों से थोड़ा पतले होते हैं। कॉन्केव लेंस में उल्टा हो जाएगा। जैसे आपने कॉन्केव लेंस तो पढ़ा हुआ है ना छोटी क्लासेस में, तो कॉन्केव लेंस आप कैसे बनाते थे बच्चों? इस तरह से, है ना। तो देखो इनमें थिकनेस मिडिल में कम है और किनारों पे थिकनेस ज़्यादा है ना, तो ये यहाँ लिख देंगे थिन एट मिड और थिक एट एजेस, ठीक है। ये दोनों कॉन्केवेक्स और कॉन्केव तो आपने पढ़े हुए हैं, है ना। अब इसमें देखो दोनों सरफेसेस जो हैं, ये वाली सरफेस भी किसी न किसी स्फेयर का पार्ट है और ये वाली सरफेस भी किसी न किसी स्फेयर का पार्ट है ना। तो अब यहाँ पे दोनों सरफेसेस किसी न किसी स्फेयर का पार्ट है, मतलब दोनों स्फेरिकल सरफेस है। तो इसकी दोनों सरफेस स्फेरिकल है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स, या इसका एक और नाम है बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो डबल कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स बोलने का कारण क्या है बेटा? इसमें दोनों जो सरफेसेस है वो स्फेरिकल होती है। देखो इसकी भी दोनों सरफेसेस स्फेरिकल है ना, इस तरह से। तो इसकी भी दोनों सरफेस स्फेरिकल है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डबल कॉन्केव लेंस, है ना। मतलब इसमें क्या होता है, दो स्फेरिकल सरफेसेस तर होती है, इनके बीच में हम मटेरियल भर देते हैं, ठीक है, और बाकी हिस्सा हम हटा सकते हैं। तो ये दोनों स्फेयर इस तरह से रहेंगे और इस तरह से हमारे पास एक कॉन्केव लेंस बन जाएगा, है ना। तो ये इसकी दोनों सरफेस स्फेरिकल है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? डबल कॉन्केव लेंस, या इसका एक और नाम क्या है? बाई कॉन्केव लेंस,
है ना। अब देखो इनके जो सेंटर्स होंगे, एक स्फेयर का सेंटर इधर है ना, इस वाले स्फेयर का सेंटर इधर, और इस स्फेयर की जो रेडियस है उसको हम बोल देंगे R1, फिर जो इस स्फेयर की रेडियस है उसको हम बोल देंगे R2। तो ये R1 R2 बेटा क्या है, इसकी जो स्फेरिकल सरफेस है उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2। उसके बाद यहाँ हम बात करें तो यहाँ देखो ये सेंटर अगर C2 माने और ये C1 माने तो पहले स्फेयर की रेडियस इधर है ना, तो ये R1 और इस स्फेयर की रेडियस इधर, और ये हो जाएगी R2। हालांकि हम R1 R2 किसको मानेंगे, जिस पे पहला रिफ्रैक्शन होता है उसको R1 मानते हैं, मतलब जिस सरफेस से पहली बार रे रिफ्रैक्ट होगी उसको मानेंगे R1। ठीक है, तो फिलहाल तो मैंने कल समझाने के लिए लिख दिया, लेकिन हमेशा ध्यान रखना R1 किसको बोलेंगे, जिससे पहली बार रिफ्रैक्शन हो, है ना। चलो अब हम बात करते हैं इसी में दूसरे केस की। अगर मान लो दोनों स्फेरिकल सरफेसेस जो हैं वो इस तरह से अरेंज हो जाएं, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे एक सरफेस इस तरह से है और है ना, ये एक बड़ा स्फेयर है, सपोज करो कि ये एक बड़ा स्फेयर है, उसी के अंदर एक छोटा स्फेयर और है ना। अब ये दो स्फेयर इस तरह से है ना, इसमें जो अब ये स्फेयर बने तो देखो यहाँ पे अब जो लेंस मेरे पास बन रहा है ये कौन सा है, ये यहाँ हमने एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल भर दिया है ना, ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल भर दिया यहाँ पे। तो अब ये जो सरफेस बनेगी, अब देखो इसमें है ना ये R1 छोटी रेडियस है ना, R1 में ज़्यादा जो गोल सरफेस दिख रही है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होती है, तो ये है R1 है ना, और इसका सेंटर बड़े वाले का सेंटर यहाँ मान लिया, तो ये है R2। तब इसमें R1 कौन सी बेटा, ये है R1 और ये है R2, मतलब ये R1 जो पीछे वाली छोटी है। अब देखो इसमें दोनों सरफेस कॉनकेव स्फेरिकल है ना, लेकिन इसमें दोनों सरफेस बाहर की तरफ निकली हुई, तो इसमें एक सरफेस अंदर की तरफ घुसी हुई। अब लेंस तो खाली ये है ना, तो इस लेंस के लिए देखना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। देखो बेसिक नेचर जो है ना वो हमेशा कैसे डिसाइड होता है, बेसिक नेचर तो ऐसे ही डिसाइड होता है कि सेंटर पे थिकनेस ज़्यादा है मतलब कॉन्वेक्स बोल दो, है ना। कॉन्वेक्स हम जब जब बोलेंगे जब जब सेंटर पे थिकनेस ज़्यादा हो, है ना। तो सेंटर पे जब भी थिकनेस ज़्यादा दिखेगी आप इसको कॉन्वेक्स बोल देना। लेकिन इसका एक सरफेस जो है वो अंदर घुसी हुई ना, अंदर घुसी हुई सरफेस कौन सी होती है, कॉनकेव, तो इसका नाम हो गया कॉनकेवो कॉन्वेक्स। पीछे वाला नाम जो है ना वो इस नेचर को दिखाएगा, है ना। ऐसे ही यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम इस तरह का एक लेंस बनाएं, देखो ऐसे समझना इसको, ये एक बड़ा स्फेयर, ठीक है, एक छोटा स्फेयर, इस छोटे स्फेयर को थोड़ा और पास रख देता हूँ मैं। अब देखो ये है ना, तो देखो ये क्या बन गया बच्चों, ये एक ऐसा लेंस बन गया जिसमें थिकनेस सेंटर पे कम है और साइड में ज़्यादा है। तो ये वापस कौन सा बन गया, थिकनेस साइड में एजेस पे ज़्यादा मतलब कि कॉनकेव, लेकिन इसकी एक सरफेस बाहर निकली हुई है ना, तो ये है कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। देखो हर बार लेंस बनाने के लिए मैं दो स्फेरिकल सरफेस काम में ले रहा हूँ, तो ये सारे लेंस जो है वो स्फेरिकल लेंस है। स्फेरिकल लेंस में दो कैटेगरी, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। तो कॉन्वेक्स कौन सा है, जिसमें थिकनेस बीच में ज़्यादा हो साइड में कम हो, कॉनकेव जिसमें थिकनेस साइड में ज़्यादा हो और बीच में कम हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे लेंसेज बने हुए हैं। यहाँ फिर हमने ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूज़ किया हुआ है इस स्पेस को फिल करने के लिए, है ना। तो ये हो गया अपना एक और तरह का लेंस। एक और क्या आएगा, देखो जैसे मान लो ये एक सरफेस है स्फेरिकल और ये एक प्लेन सरफेस है ना। तो एक ऐसा लेंस जिसकी एक सरफेस जो है वो प्लेन सरफेस हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स, है ना। इसी तरह से एक स्फेरिकल स्फेयर यहाँ बना दिया और एक प्लेन सरफेस यहाँ बना दी। ये जो लेंस बना ये कैसा हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा
है ना। देखो एक सरफेस यहाँ भी स्फेरिकल है, यहाँ भी एक सरफेस स्फेरिकल है, लेकिन इसमें थिकनेस सेंटर पे कम है, यहाँ थिकनेस सेंटर पे ज़्यादा है, तो वो कॉन्वेक्स था। ये इसकी एक सरफेस प्लेन है इसलिए प्लेनो, और पीछे नेचर कैसा है, बीच में थिकनेस कम है इसलिए कॉनकेव। तो ये लेंस का नाम हमने आसानी से समझ लिया, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना बेटा आपको। तो ये जो लेंसेज के नाम है ये काफ़ी अच्छे से समझना, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी शो कर सकते हैं। ये यहाँ तो एक ही स्फेरिकल सरफेस है ना, तो ये r, तो इस सरफेस की रेडियस तो हो जाएगी r, और इसकी r कितनी हो जाएगी बेटा, इनफाइनाइट। प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा क्या होती है, इनफाइनाइट ही होती है, ठीक है। तो इस वाले की रेडियस जो है वो इनफाइनाइट। तो ये हमारे पास बेसिक 3 तरह के लेंस हो जाएंगे, है ना। इसमें भी आप देख लो, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और ये R2। तो ये हमारे पास बेसिक बन गया लेंसेज का। तो ध्यान रखना, हर तरह के लेंसेज में स्फेरिकल सरफेस ही यूज आती है, उसी से हम लेंस बनाते हैं। तो आई होप आपको यहाँ लेंस का मैन्युफैक्चरिंग समझ में आई होगी कि किस तरह से लेंस बनते हैं, किस तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर डिसाइड्स होती है, ठीक है। तो लिखें बेटा इस चीज़ को, वीडियो पॉज करके लिख लें इसको, है ना। बच्चों इसी में हमारा अगला सेगमेंट आता है कि एक थिन लेंस से रिफ्रैक्शन किस तरह से होगा। देखो यहाँ पर भी इस चीज़ को ध्यान से समझना, क्योंकि ये लेंस का सबसे बेसिक वर्किंग हम यहाँ समझ रहे हैं, है ना, कि किस तरह से ये रेज को चेंज करता है। तो देखो यहाँ ध्यान से समझना इसको। जैसे मान लो हमारे पास एक रे इंसिडेंट होती है ना, मैंने मान लो एक रे को इंसिडेंट करवा दिया इस तरीके से। अब ये रे, है ना, ये तो हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल था ना, तो इसके बीच में एयर, है ना, ये मान लिया म्यू इंडेक्स, और इसको भी मान लिया हमने एयर इधर, है ना। ये फिर इसको चलो बाद में ऑब्जर्व करेंगे, फिलहाल इसकी बात करते हैं। एयर से म्यू मतलब कि रेयर से डेंसर अगर कोई रेज आएगी तो वो किस तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ। चलो इसका नॉर्मल बनाता हूँ, ये इस सरफेस का नॉर्मल मैंने मान लिया इस तरह से रहा होगा। तो नॉर्मल की तरफ बेंड होने का मतलब जो आई एंगल था, है ना, जो आई एंगल था उसके मुकाबले आर एंगल थोड़ा कम बनेगा। रे बजाय सीधी जाने के थोड़ा सा तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी ना, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी R1 और ये I1, है ना। तो इस केस में फर्स्ट रिफ्रैक्शन क्या हुआ, रेयर से डेंसर, इसलिए R1 एंगल कम आया। फिर दोबारा अब देखो इस सरफेस का नॉर्मल जो है वो थोड़ा ऐसे बनेगा, ये नॉर्मल 1 और ये नॉर्मल 2। अब इस केस में रे का वापस रिफ्रैक्शन होगा, तो दोबारा जब रिफ्रैक्शन होगा, अब ये रे कौन से मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयर, है ना। इसका मतलब सीधी जाने के बजाय थोड़ा नॉर्मल से दूर मुड़ेगी ना, तो नॉर्मल से दूर मुड़ने का मतलब ये फाइनली देखो अब ये क्या है, इसमें I2 एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है बच्चों, R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ ना इस केस में, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ, इसका मतलब जो नेट डेविएशन आएगा वो दोनों डेविएशन की वजह से आएगा। तो यहाँ कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ, फर्स्ट रिफ्रैक्शन ये वाला, फर्स्ट रिफ्रैक्शन किधर हुआ, रेयर से डेंसर, ओके, रेयर से डेंसर, क्योंकि ये एयर से ग्लास में गया। जनरली ग्लास के होते हैं ना, ग्लास या फाइबर के प्रिज्म लेंस होते हैं, फिलहाल हम ग्लास का मान रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में डेविएशन कैसे निकालोगे, डेल्टा वन क्या हो जाएगा बच्चों, I1 माइनस R1, क्योंकि I1 बड़ा एंगल है ना, तो इससे अपन ने डेविएशन निकाल लिया। सेकेंड रिफ्रैक्शन किस मीडियम में हो रहा है, डेंसर से रेयर, डेंसर मतलब ग्लास से एयर में। तो इस केस में डेविएशन 2 कैसे निकालोगे बच्चों, R2 माइनस I2, है ना। अब जब नेट डेविएशन निकालना है तो नेट डेविएशन क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, है ना। इससे हमारे पास नेट डेविएशन आ जाएगा, है ना।
तो देखो इसमें रे जो थी वो दोनों बार एक ही डायरेक्शन में मुड़ी, दोनों बार किधर मुड़ी, क्लॉकवाइज। दोनों डेविएशन अगर आप यहाँ शो करना चाहोगे तो ये दोनों डेविएशन किस तरह से आ रहे हैं बच्चों, डेविएशन 1 ये और डेविएशन 2 ये। तो दोनों डेविएशन कैसे आए, क्लॉकवाइज, और ये भी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से दोनों डेविएशन क्लॉकवाइज आने की वजह से फाइनल डेविएशन जो है वो इस तरह से हो रहा है, फाइनल डेविएशन भी क्लॉकवाइज आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्लॉकवाइज। ओके बच्चों, तो नेट डेविएशन भी क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज ही आएगा फिर। अब इस केस में देखो ये तो था कॉन्वेक्स लेंस के लिए, है ना। ध्यान रखना लेंस जो है वो पतला है, मैंने केवल समझाने के लिए डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाया ताकि आपको मैं इजीली एंगल दिखा सकूं। लेंस हम अभी भी थिन ही यूज़ कर रहे हैं, ये सेपरेशन काफ़ी कम है। काफ़ी कम का मतलब होता है mm के ऑर्डर का। जैसे आपके चश्मे होते हैं ना, जो लोग चश्मा लगाते हैं उनके चश्मे के लेंस की थिकनेस देखना कितनी होती होगी, 2 या 3 mm, बस उसी थिकनेस की हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स के बाद कॉनकेव, है ना। ये था हमारा कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन, और अब आएगा कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्शन। तो कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्शन की जब बात करेंगे तो देखो इसमें क्या होगा, हम वापस एक रे इस तरह से मान लेते हैं। अब ये रे अगर इस तरह से आ रही है तो देखो ये किधर जा रही है बच्चों, रेरर से डेंसर। इसको अपन ऐसा करते हैं, थोड़ा पैरेलल ले लेते हैं ना, हॉरिजॉन्टल रे कंसिडर कर लेते हैं इस बार। हॉरिजॉन्टल रे आ रही है, अब इसका देखो नॉर्मल किस तरह से बनेगा, नॉर्मल ये बनेगा। अब ये नॉर्मल के केस में ये रे वापस किधर जा रही है, रेरर से डेंसर। फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ ना यहाँ पे, तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए रेरर टू डेंसर। अब रेरर टू डेंसर तो इसमें जो I1 एंगल है उससे कम बनेगा R1 एंगल, इस क्योंकि एयर से ग्लास में जा रही है ना। तो अब इस केस में डेविएशन 1 क्या हो जाएगा, एंगल 1 कम बनेगा तो I1 माइनस एंगल 1 जो है वो कम बनेगा तो I1 माइनस R1। तो देखो ये रे किधर मुड़ेगी, ये रे मुड़ जाएगी इधर हॉरिजॉन्टल जाने के लिए थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ी ना, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ। तो जो ये R एंगल बनेगा, R1 एंगल, वो इस तरह से बन जाएगा। और इस केस में जो डेविएशन का एंगल बनेगा वो कैसे बनेगा, ये डेविएशन 1 एंगल। फिर जब रे इधर गई इसके बाद वापस ये दूसरा नॉर्मल आएगा, है ना, नॉर्मल 2, सेकेंड रिफ्रैक्शन। सेकेंड रिफ्रैक्शन का I1 एंगल किस तरह से बनाए, I2 एंगल। अब इस केस में देखो रे किधर जा रही है वापस सेकेंड रिफ्रैक्शन में, सेकेंड रिफ्रैक्शन में रे जा रही है डेंसर टू रेरर। डेंसर टू रेरर मतलब ग्लास से एयर, ग्लास से डेंसर से रेरर जब कोई रे जाती हो तो नॉर्मल से दूर हटती है ना। तो इसका मतलब बजाय ऐसे जाने के ये रे नॉर्मल अपनी एक्चुअल डायरेक्शन में आने के थोड़ा सा और दूर हटेगी, और दूर हटेगी। तो इसका मतलब जो ये R2 एंगल है वो इतना बड़ा बन जाएगा और ये डेविएशन 2। तो इस केस में डेविएशन 2 क्या हो जाएगा, R2 माइनस I1, R2 माइनस I2। तो इस तरह से आपके पास दोनों बार डेविएशन जो है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है। तो नेट डेविएशन कैसे निकालोगे बच्चों, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 क्या आया, एंटी क्लॉकवाइज, और डेल्टा 2 भी एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट भी क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज हमने इस तरह से बना दिए और इनमें रिफ्रैक्शन भी समझ लिया। यहाँ ध्यान रखना हमने दोनों तरफ सेम मीडियम माना है लेंस के, लेकिन जरूरी नहीं कि लेंस के दोनों तरफ सेम मीडियम हो, अलग अलग भी हो सकता है। जैसे ये एयर से म्यू, फिर हो सकता है इधर आगे और ज़्यादा डेंसर मीडियम हो, तो फिर आपको हर बार ये बेसिक रिफ्रैक्शन से ही बनाना है। देखो कि डेंसर से रेरर जा रहा है या रेरर से डेंसर जा रहा है ना। तो इस तरह से नेचर जो होगा इसका हम याद रखेंगे, है ना। और जनरली देखो ये क्या करता है, ये जो पैरेलल रे आएगी इसको ऊपर किया, अगर ऐसे ही एक रे पैरेलल नीचे से भी आती तो उसको भी ये ऐसे कर देता ना, तो ये पैरेलल रे को दूर करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस।
और इसको हम क्या बोलेंगे, ये अगर पैरेलल रे को देखो पास घुमा रहा है ना, तो इसका मतलब ये होता है कन्वर्जिंग और ये होता है डाइवर्जिंग। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है रेरर मीडियम में किस तरह से काम करता है, इन रेरर मीडियम एक्ट एज कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। और ये रेरर मीडियम में किस तरह से काम करता है, इन रेरर मीडियम एक्ट एज डाइवर्जिंग, ये रेरर मीडियम में डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करता है और ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करता है, ध्यान रखना बच्चों। तो फिर क्या डेंसर मीडियम में सिचुएशन चेंज होती है क्या, रेरर हमने कन्वर्जिंग लेंस, अब आप जनरली छोटी क्लास में पढ़ते थे कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग, मैंने आगे लिख दिया रेरर मीडियम में कन्वर्जिंग है, तो फिर डेंसर में क्या होता होगा उसको भी हम समझेंगे। पहले आप एक बार इसको नोट करो, देखो किस तरह से रिफ्रैक्शन हो रहा है, किस तरह से इसमें रेज को मैंने घुमाया, किस तरह से मीडियम चेंज हो रहा है, रेरर से डेंसर या डेंसर से रेरर, ठीक है। इसको नोट करो बच्चों, आप वीडियो पॉज करके नोट करें। बच्चों अब हम यहाँ देखने वाले हैं, अभी तक हमने लेंस को एयर में रखा हुआ था, एयर मतलब कि रेरर मीडियम, लेकिन अब हम लेंस को रख रहे हैं डेंसर मीडियम में, मतलब जो लेंस का इंडेक्स है उससे भी ज़्यादा सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। अभी भी लेंस हमने सेम टाइप का लिया हुआ है, केवल मीडियम चेंज कर दिया। सपोज पहले हवा में रखा हुआ था, अब किसी दूसरे मीडियम में उसको रख दिया, किसी लिक्विड के अंदर डुबो दिया होगा जिसका इंडेक्स ज़्यादा होगा, है ना। अब देखो क्या होगा रिफ्रैक्शन में, वापस हमारे जो बेसिक रूल्स होते हैं वही हमें फॉलो करने हैं, है ना। देखो रटना कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेसिक पे चलो। फर्स्ट रिफ्रैक्शन क्या हुआ, अब बाहर जो है वो एयर थोड़ा ना है, बाहर कुछ और है, तो इसका मतलब हम किधर जा रहे हैं, डेंसर से रेरर। अब लेंस जो है वो खुद रेरर मीडियम है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि लेंस हमेशा डेंसर मीडियम ही हो, लेंस से भी ज़्यादा डेंस मीडियम बाहर है, तो हम जा रहे हैं डेंसर से रेरर, है ना। तो डेंसर से रेरर जाते वक्त रे किधर होती है, रे नॉर्मल से दूर हटती है, तो नॉर्मल से दूर हटेगी अगर ये रे, तो ये और थोड़ा सा, अब इस रे को मैं हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ समझाने के लिए, तो ये रे मान लो ऐसे हॉरिजॉन्टल आ रही है, तो अब ये जब नॉर्मल से दूर हटेगी, तो नॉर्मल से दूर हटने के बाद देखो क्या होगा, ये रे इधर आई, नॉर्मल से दूर हटाना इसको, ये ऐसे जाती लेकिन नॉर्मल से दूर हट के इधर चली गई, ठीक है बच्चों। अब इस केस में यहाँ पे मेरे पास जो एंगल ऑफ डेविएशन आएगा वो कैसा आएगा, ये था I1 एंगल, ये है R1 एंगल, तो हमें पता है कि I1 जो है उससे थोड़ा ज़्यादा R1 बन रहा है, इसका मतलब डेविएशन 1। अब डेविएशन 1 को आप क्या लिखोगे, डेविएशन 1 हो जाएगा इस केस में R1 माइनस I1, और ये किस तरह से आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा मीडियम जब यहाँ आएगा तो देखो ये इसका नॉर्मल बन रहा है, तो अब ये रे किधर जा रही है, लेंस से और ज़्यादा डेंसर मीडियम, मतलब रेरर से डेंसर, तो सेकेंड रिफ्रैक्शन में रे किधर गई बच्चों, रेरर से डेंसर, रेरर से डेंसर अगर रे जाएगी, है ना, तो अब इस केस में क्या होगा, रेरर से डेंसर में रे नॉर्मल की तरफ मुड़ती है ना, तो रे अगर नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी तो इसका नॉर्मल देखो किस तरह से बनेगा, ये इसका नॉर्मल है, अब रे नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी तो इसका मतलब ये और ऐसे मुड़ जाएगी नॉर्मल की तरफ, मतलब ये ऐसे जाने के बजाय थोड़ा और नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। तो अब देखो बच्चों इस केस में यहाँ पे जो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब बनेगा, ये था I2 एंगल, ये था R2 एंगल, हमें पता है कि I2 एंगल जो है वो ज़्यादा है, R2 कम है, तो I2 माइनस R2, क्योंकि बड़े एंगल में से छोटे वाले को माइनस करना है। और इस केस में डेविएशन 2, डेविएशन 1 और डेविएशन 2 दोनों किधर आए, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे पहले दोनों एंटी क्लॉकवाइज आए थे ना, वैसे अब यहाँ दोनों एंटी क्लॉकवाइज आए, मतलब जो पैरेलल रे थी वो दूर हटी, ऐसे ही पैरेलल रे अगर एक और नीचे होती तो वो भी ऐसे दोनों बार दूर हटती, मतलब ये जो मीडियम है, ये जो लेंस है, अब वो रे को पास नहीं ला रहा है, रे को दूर कर रहा है,
रे को दूर कर रहा है, इसका मतलब रेयर मीडियम में कॉन्वेक्स किस तरह से काम करेगा, एज डाइवर्जिंग। अब ये आपके लिए नई चीज है, समझ जाना। सॉरी, डेंसर मीडियम में कॉन्वेक्स लेंस किस तरह से काम करेगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरह। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, अब ये अपने लिए खास चीज है। उसी तरह से अब यहां समझेंगे। तो इस मीडियम में देखो क्या हुआ है, रे किधर से किधर गई, वापस डेंसर से रेरर, है ना। अब रे जा रही है डेंसर से रेरर, और बाद में सेकंड रिफ्रैक्शन में किधर जाएगी, रेरर से डेंसर। तो इस केस में अब देखो, रे डेंसर से रेरर जा रही है तो नॉर्मल से थोड़ा दूर हटेगी, नॉर्मल से थोड़ा दूर हटा दो। फिर इस केस में रे जा रही है रेरर से डेंसर तो थोड़ा नॉर्मल के पास आएगी, नॉर्मल के अगर ये पास आएगी तो उस केस में देखो, ये अगर नॉर्मल के पास आएगी तो उस केस में देखो ये किधर मुड़ेगी, नॉर्मल के पास, मतलब कि ऐसे। तो इस केस में देखो दोनों बार रे जो है वो किधर घूमी, ऐसे, डेविएशन 1 और ये इसका डेविएशन 2। ठीक है, ये क्या था R1 और ये क्या था I2, ये क्या है छोटा सा एंगल R2। तो इस केस में I2 माइनस R2, और ये दोनों डेविएशन किधर आए, क्लॉकवाइज। तो इस केस में दोनों डेविएशन क्लॉकवाइज आने से नेट डेविएशन भी क्लॉकवाइज, यहाँ नेट डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज। ये था कौन सा लेंस, ये था डाइवर्जिंग। इधर ऐसे एक और रे नीचे आएगी तो वो थोड़ा सा ऐसे और ऐसे मुड़ेगी ना, तो ये पैरेलल रे को पास ला रहा है, वो पैरेलल रे को दूर ले जा रहा है। जो पास लाने का काम करे वो कन्वर्ज करता है। तो डेंसर मीडियम में क्या हो जाएगा, एज कन्वर्जिंग। तो ध्यान रखना बच्चों, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग बोलते हैं, कॉनकेव को डाइवर्जिंग बोलते हैं। लेकिन ये आधा सच है, पूरा सच क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस अगर रेरर मीडियम में रखा हो तो कन्वर्जिंग होता है, और डेंसर मीडियम में रखा हो तो वही डाइवर्जिंग बन जाता है ना। और कॉनकेव लेंस अगर रेरर मीडियम में हो तो डाइवर्जिंग होता है, डेंसर में रखो तो कन्वर्जिंग बन जाता है। इस चीज को अब ध्यान रखना। तो इस चीज को मैं यहाँ लास्ट में समराइज कर रहा हूँ, जो जो मैंने अभी तक आपको समझाया रिफ्रैक्शन ऑफ लेंसेज में। तो इन रेरर और इन डेंसर कॉन्वेक्स किस तरह से काम करेगा, रेरर में कन्वर्जिंग, और इधर कैसे काम करेगा, डाइवर्जिंग। कॉनकेव कैसे काम करेगा, कन्वर्जिंग, सॉरी कॉनकेव डाइवर्जिंग, और ये कन्वर्जिंग। अच्छा, अगर कोई ये बोले कि सर अगर रेरर डेंसर ना हो, दोनों तरफ एक ही मीडियम हो, तो अगर मान लो इन सेम मीडियम रख दें तो बेटा रिफ्रैक्शन होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, मीडियम का चेंज होना, डेंसर से रेरर या रेरर से डेंसर। अगर मीडियम चेंज ही नहीं होगा तो क्या रे मुड़ेगी, नहीं। तो इसका मतलब इस केस में रे मुड़ेगी नहीं। सेम मीडियम के केस में क्या हो जाएगा, जैसे आपने लेंस रखा तो रे एज इट इज निकल जाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन तो तब होता है ना जब मीडियम चेंज होता है, नहीं ना। तो इस केस में डेविएशन नहीं आएगा क्योंकि सेम मीडियम है। तो इसका मतलब ये पैरेलल ग्लास की तरफ बिहेव करेगा, है ना। दोनों केस में बिहेव एज पैरेलल ग्लास स्लेब, या हम ऐसे बोल सकते हैं बिकम्स इनविजिबल। इनविजिबल क्यों, क्योंकि देखो यहाँ बच्चों जब यहाँ पे डेविएशन होता है तो हमें पता लगता है कि कोई ना कोई लेंस जरूर रहा होगा। जैसे मान लो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम, पानी के अंदर आपने ग्लास रख दिया तो आपको ग्लास दिखेगा कैसे, पानी भी ट्रांसपेरेंट ग्लास भी ट्रांसपेरेंट। तो जब रे मुड़ती है उससे फील होता है कि यहाँ कोई ना कोई टाइप का लेंस था, है ना। लेकिन अब यहाँ रे नहीं मुड़ेगी तो उस मीडियम में कोई जो लेंस रखा है वो अपना इफेक्ट दिखाई नहीं रहा है, इसका मतलब तो हम बोल सकते हैं कि लेंस जो है वो क्या हो गया, बिकम्स इनविजिबल।
मतलब ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ है ही नहीं, जबकि था लेकिन सेम मीडियम में था, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं आया। तो ध्यान रखना बच्चों, कभी भी कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग नहीं होता है, कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग भी हो सकता है और कॉन्केव लेंस कन्वर्जिंग भी हो सकता है ना। इस कंसेप्ट को आप ध्यान से समझें और इस थ्योरी को नोट करें बेटा। तो आई होप आपको लेंस की बेसिक थ्योरी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसको आप नोट करें। ओके बच्चों, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता पीकेजी और हम अब पढ़ने वाले हैं हमारा कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ वाला सेगमेंट। देखो, हमने लेंस की बेसिक वर्किंग में देखा था कि किसी भी लेंस में 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि 2 बार मीडियम चेंज होता है। इसकी फोकल लेंथ निकालने के लिए जैसे हमारे पास मान लेते हैं ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस में हमें एक बार यहाँ पे 2 केस हम मान के चल रहे हैं इस फोकल लेंथ को डिराइव करने के वक्त। पहला केस क्या है कि लेंस इज थिन। हमें पहले तो ये मानना है कि लेंस थिन है, लेंस काफी पतला लेंस है, मतलब बीच में से थिकनेस है, साइड में से थिकनेस की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो थिकनेस भी फिर भी काफी ज्यादा नहीं होगी। वो केवल क्या होगी, जब हम थिकनेस की बात करेंगे तो वो mm के ऑर्डर की होगी, जो मैक्सिमम जहां भी होगी। जैसे बीच में अगर थिक है तो वो बीच वाली थिकनेस भी 2, 3, 4 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो लेंस थिन होना चाहिए ना, चाहे कॉन्केव या कॉन्वेक्स जिसकी भी आप बात करो। दूसरा, लेंस मस्ट हैव सेम मीडियम ऑन बोथ साइड, मतलब जो दोनों तरफ का मीडियम है वो सेम होना चाहिए। ये दोनों एजम्पशन अगर हमारे पास है तो ही हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूला की। तो लेंस फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे जैसे मान लो हमने पैरेलल रे को इंसिडेंट करवा दिया, हमें पता है कॉन्केव लेंस फिलहाल हम मान रहे हैं कि ये एयर में रखा हुआ है ना, कॉन्वेक्स इन एयर। तो कॉन्वेक्स लेंस एयर में किस तरह से काम करता है, देखो हम यहाँ इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस कैसे बनाओगे, जो दोनों सरफेसेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर है, हमें पता था ना इसका भी सेंटर भी यहाँ कहीं आएगा, तो यहाँ पे C1 और ये दूसरे सरफेस, सॉरी ये एक सेंटर इस सरफेस का और दूसरा सेंटर, तो इन दोनों सेंटर्स को जब आप मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों सरफेसेस के जो सेंटर हैं, अब देखो इसमें 2 सेंटर हमारे पास है, एक सेंटर इस सरफेस का और एक सेंटर इस सरफेस का। इसमें पहला सेंटर किसको मानेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना जिस सरफेस पे पहला रिफ्रैक्शन होता है उसको हम फर्स्ट सरफेस मानते हैं, है ना। तो एक और पॉइंट क्या है काम का, द सरफेस ऑन विच फर्स्ट refraction, the surface of first refraction, उससे रिलेटेड सेंटर को हम बोलेंगे C1 और उसकी रेडियस को बोलेंगे R1, और जो सेकेंड सरफेस से रिलेटेड सरफेस है उसको, ये सेंटर को हम बोलेंगे C2 और R2। तो यहाँ बताओ C1 कौन हुआ, फर्स्ट रिफ्रैक्शन किस सरफेस पे हुआ, मतलब इस सरफेस का जो सेंटर है दैट इज C1, और जो इसकी रेडियस है वो रेडियस। अच्छा, अब रेडियस मेजर करने का तरीका क्या होता है, हमेशा सरफेस से मेजर की जाती है ना, और सरफेस से मेजर करते वक्त आपको ये भी देखना है कि आप किस डायरेक्शन में चल रहे हो। तो देखो पहला जो सरफेस है उसकी रेडियस हमें ये R1 लिखनी है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमने फर्स्ट सरफेस को किधर मेजर किया बच्चों, हमने इंसिडेंट लाइट की तरफ ही मेजर करना है ना। तो अब इस केस में हमने जब यहाँ लिखा है तो ये हो जाएगी हमारे पास R1 और ये हो जाएगा C1, ठीक है बच्चों। अब इस केस में हम बात करते हैं R1 और ये C1। अब दूसरे सरफेस देखो, पहला रिफ्रैक्शन इससे हो चुका,
पहला रिफ्लेक्शन हो चुका, तो इसके बाद हमारे पास ये रे जो है देखो कॉन्वेक्स जो है वो डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग का काम करता है, फिर उसके बाद वापस ये कन्वर्ज करेगा। इसने इसको मान लो यहाँ मिला दिया होगा ये फोकस। अब जो दूसरी सरफेस है, सेकेंड रिफ्रैक्शन इस सरफेस से हुआ, तो दूसरी सरफेस का जो सेंटर उसको बोलेंगे C2 और दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड R2। अब बताओ इसमें पॉजिटिव डिस्टेंस कौन से, R1 पॉजिटिव और R2 नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन को हम रेफरेंस डायरेक्शन मानते हैं, है ना। अब यहाँ पे जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए, फोकस पॉइंट तो ये हो गया ना, तो फोकस पॉइंट किसको बोलेंगे, हमने वैसे एक बार मिरर के केस में लिखा हुआ है, फिर भी एक बार लिखते हैं। फोकस पॉइंट, द पॉइंट ऑन विच पैरेक्सियल, पैरेक्सियल में आपको समझा चुका हूं ना, वो रे जो एक्सिस के भी पैरेलल हो और आपस में भी पैरेलल हो और साथ में एक्सिस से बहुत पास होनी चाहिए। द पॉइंट ऑन विच पैरेक्सियल इंसिडेंट रे मीट या अपीयर्स टू मीट, या तो एक्चुअल में मिले या फिर ऐसा लगे कि मिल रही होगी, अपीयर्स टू मीट after the point on which paraxial incident ray meet or appears to meet after refraction। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। नाउ फोकल लेंथ, इससे पहले तो हम एक और पॉइंट डिफाइन करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर जिसको हम O से डिनोट करते हैं, ये लेंस का बिल्कुल मिड पॉइंट होता है। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का एकदम मिड पॉइंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द मिड पॉइंट ऑफ लेंस। इस ऑप्टिकल सेंटर की खास बात होती है, इससे अगर कोई रे स्ट्राइक आउट होगी, इस पॉइंट से अगर कोई रे निकलेगी तो बिना डेविएशन की जाएगी, है ना। रे passing through O has no deviation, उस रे में कोई डेविएशन नहीं आता, तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, F, the distance of F from O, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो अब यहाँ पे फोकल लेंथ बच्चों कौन सी वाली डिस्टेंस होगी, तो फोकल लेंथ हो जाएगी वो डिस्टेंस जो फोकस पॉइंट की, ये फोकस पॉइंट यहाँ पे है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का सेपरेशन, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये है फोकल लेंथ, यहाँ O से F तक की डिस्टेंस। अब देखो ये फोकस जो है वो रियल है ना, क्योंकि रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही, तो फोकल लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 1/f म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग माइनस ऑफ 1/r1 माइनस ऑफ 1/r2। तो इस तरह से आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला यहाँ पे चलेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन? तो ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और म्यू लेंस इसमें क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, म्यू एस क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग मीडियम भी तो होगा ना। फिर उसके बाद R1 क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ROC लिख देता हूं मैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, और R2 क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस। फर्स्ट सेकेंड सरफेस पहले हमने दिखा दिया कि फर्स्ट सरफेस जिसपे पहला रिफ्रैक्शन होता है और सेकेंड सरफेस जिसपे सेकेंड रिफ्रैक्शन होता है ना। तो अब इस केस में, अच्छा यहाँ पे आपको R1 और R2 हमेशा ध्यान रखना, विद साइन पुट करने, है ना।
पुट R1 एंड R2 विद साइन, है ना। इसके बाद अगर F पॉजिटिव आ जाएगा, F अगर पॉजिटिव आता है इसका मतलब क्या है, फोकस जो है वो रियल है ना। और F पॉजिटिव आने को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग। लेकिन अगर F नेगेटिव आता है, F नेगेटिव का मतलब होगा फोकस जो है वो वर्चुअल है, और फोकस वर्चुअल होने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, डाइवर्जिंग। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दो तरह के लेंसेज की बात हो जाती है। अब डाइवर्जिंग लेंस को भी यहाँ समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये एक लेंस है ना, इसमें ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, C1 C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो अब इस पर अगर हम पैरेलल रे डालेंगे तो ये पैरेलल रे, हमने मान लो इस तरह से पैरेलल रेज को यहाँ इंसिडेंट करवाया, तो पैरेलल रे अगर हमने यहाँ डाल दी तो ये पैरेलल रे दो डेविएशन, दो रिफ्रैक्शन के बाद मुड़ती है ना। तो दो रिफ्रैक्शन के बाद ये इस तरह से मुड़ेगी, है ना। तो दो रिफ्रैक्शन का हमने इसको मोड़ दिया। अब पीछे बढ़ाने पे ये रे यहाँ पे मिलती लगती, तो ये रे जहां, अब देखो ये रे डाइवर्जिंग रे है, आगे तो कभी नहीं मिलेगी ना। पीछे बढ़ाने पे ऐसा लग रहा है, अपीयर्स टू मी, ऐसा हमें लग रहा है, एक्चुअल में नहीं मिल रही। तो इसका मतलब ये जो फोकस है, ये ऊपर वाला फोकस के साथ था बच्चों रियल, क्योंकि रियल में इंटरसेक्शन हुआ ना रेस का। यहाँ पे तो हमने सोचा है कि रे ऐसे इंटरसेक्ट हुई होगी, एक्चुअल में थोड़ी हुई। तो ये फोकस क्या है बच्चों, वर्चुअल, है ना। और अब इसकी जो फोकल लेंथ आप निकालोगे, ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो जाएगा इस केस में, F। अच्छा, इसमें R1 किसको बोलेंगे, जिससे फर्स्ट रिफ्लेक्शन होता है, तो दिस इज R1 एंड दिस इज R2। R1 के इधर मेजर होगा, देखो R1 ये पहले सरफेस जो है वो ऐसे इस तरफ इसका सेंटर है, तो यहाँ हो जाएगा R1 और इधर हो जाएगा R2, ये C2 और ये C1 ना। पहले C1 C2 ऐसे, तब C1 C2 ऐसे। तो इस केस में आपको वापस R1 R2 विद साइन रखना है, R2 आएगा पॉजिटिव और R1 आएगा नेगेटिव, ठीक है। तो याद रखना कॉन्केव लेंस जब हवा में हो, है ना, यहाँ दोनों लेंस हमने एयर में रखे हुए हैं, तो इसलिए हमने बेसिक नेचर, जब भी मीडियम ना बताया जाए आपको हमेशा एयर ही मानना है। तो ये बेसिक नेचर जो लेंस का है, हमने वो ये मानते हुए बताया है कि ये जो लेंस है वो एयर में रखे हुए हैं, ठीक है। अगर कोई दूसरा मीडियम हो तो उस दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप यहाँ पुट कर दें, इसमें कोई कंफ्यूजन, ठीक है बच्चों। ध्यान से समझे, सराउंडिंग म्यूएस मतलब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यूएल मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, R1 R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इस फॉर्मूला से हमें 1/f मिलता है ना। फिर फोकल लेंथ निकालने के लिए इस फॉर्मूला से जो मिलेगा उसका उल्टा करना होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन बेटा? चलो पॉज करके इसको लिखो। बच्चों इसी में आता है पावर ऑफ लेंस के बारे में। पावर हमने जैसे मिरर के बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कोई भी सिस्टम, कोई भी ऑप्टिकल सिस्टम जब रेज को कन्वर्ज करता है तो वो पॉजिटिव पावर वाला होता है, जब वो डाइवर्ज करता है तो वो नेगेटिव पावर वाला होता है। तो यहाँ पे भी हम उसी चीज को लिखेंगे, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे को कन्वर्ज करने की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, लेंस की पावर। मतलब जितना पास वो कन्वर्ज कर देगा उतनी ज्यादा पावर। समझने के लिए जैसे मान लो एक लेंस, उस पर पैरेलल रे हमने डाली तो ये रे मान लो इतना पास कन्वर्ज हुई। एक दूसरा लेंस, उस पर हमने पैरेलल रेज डाली, वो मान लो इतना दूर कन्वर्ज हुई। दो कन्वर्ज तो दोनों ही कर रहे हैं देखो, लेकिन एक ने पास कन्वर्ज कर दिया और एक ने दूर कन्वर्ज किया। तो कन्वर्जिंग एबिलिटी किसकी ज्यादा है? देखो कन्वर्जिंग एबिलिटी हम कैसे देखते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन से, है ना। अब जैसे मान लो यहाँ पे ये वाला जो लेंस था, इसने डेविएशन दिया कितना, Δ1, इस वाले लेंस ने डेविएशन दिया इतना सा Δ2, है ना। तो देखो जो कम डेविएशन दे रहा है उसमें रे दूर जाके फोकस हो रही,
जो ज्यादा डेविएशन दे रहा है उसमें रे पास आके फोकस हो रही है। इसका मतलब फोकस तो दोनों ही कर रहे हैं, कन्वर्ज तो दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा डेविएट करवा रहा है उसमें रे जल्दी पास में ही फोकस हो जाएगी ना। तो इस केस में हम एबिलिटी को रिलेट करते हैं, पावर इज 1/f। यहां f मीटर में होगा, और अगर ये f आपको किस में लिखना है बच्चों, मीटर में, और अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो ऊपर 100 लिख सकते हो, है ना, ये सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला। इसमें ध्यान रखना, लेंस की पावर तब पॉजिटिव होती है जब रेज कन्वर्ज होती है, और हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस एयर में किस तरह का काम करता है, कन्वर्जिंग, मतलब उसके लिए पावर पॉजिटिव आनी चाहिए। तो इसका मतलब उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर तो पॉजिटिव हो ही जाएगी ना। देखो ये पॉजिटिव फोकल लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव पावर, लेकिन जितनी फोकल लेंथ कम उतनी पावर ज्यादा। जैसे हम अगर कॉन्केव लेंस की बात करें तो कॉन्केव लेंस क्या करता है, रेज को डाइवर्ज करता है। तो रेज जो है वो ऐसे जाने के बजाय थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी, डेविएट होने के बाद ये पीछे यहां कहीं जाके मिलेगी। तो ये इसका फोकस जो है वो वर्चुअल है, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव वैल्यू यहां पुट करोगे तो पावर नेगेटिव, है ना। तो इसका मतलब डाइवर्जिंग के केस में आप देखो, पावर के जब आंसर पॉजिटिव आता है ना, पावर जब पॉजिटिव आती है इसका मतलब लेंस क्या है, कन्वर्जिंग, ठीक है। अच्छा ये मत बोलना कि कॉन्वेक्स लेंस है, पावर पॉजिटिव मतलब कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का काम तो कॉन्केव लेंस भी कर सकता था ना डेंसर मीडियम में, ये मैंने समझाया आपको। तो ध्यान रखना, पावर पॉजिटिव आने का मतलब कन्वर्जिंग लेंस, और पावर नेगेटिव आने का मतलब डाइवर्जिंग लेंस। अब पावर नेगेटिव या पॉजिटिव कब आएगी, जब फोकल लेंथ नेगेटिव पॉजिटिव हो। तो अब देखो इस केस में अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव, फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव, इसका मतलब डाइवर्जिंग। तो इस रूल को आप ध्यान रखना बच्चों, है ना, ये हमारे काफी काम का रूल है। इससे हमें पता लग जाता है। फिर कॉनकेव में भी जैसे मान लो जो ज्यादा कन्वर्जिंग, ज्यादा जल्दी डाइवर्ज कर देगा, ज्यादा पास में, जैसे समझो कि पैरेलल रहती, एंगल ऑफ डेविएशन मान लो इतना बड़ा आ गया एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये पीछे बढ़ाने पे पास ही मिल जाएगी ना। तो वापस वही रूल, जितना फोकस पास होगा उतनी फोकल लेंथ कम होगी, और उतनी फोकल लेंथ कम होगी, इसका मतलब जो भी हुआ वो ज्यादा हुआ, पास आया तो ज्यादा आया। इस केस में इसमें देखो डेविएशन कम था ना, अब इसमें डेविएशन ज्यादा है, तो ये हो जाएगा डेविएशन 2 ग्रेटर देन डेविएशन 1। इसका मतलब ये हो जाएगा हाईली डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग तो दोनों है, लेकिन इसकी हाईली डाइवर्जिंग मतलब इसकी पावर हाई है, और यहाँ ये हाईली कन्वर्जिंग मतलब इसकी पावर हाई है, पॉजिटिव है ना। पावर हाई का मतलब देखो नेगेटिव आएगा लेकिन वैल्यू ज्यादा आएगी, है ना, हाई से मतलब ये है। तो ये हमने इसकी पावर के बारे में समझा। पावर का मतलब होता है एबिलिटी टू कन्वर्ज रे, जो कन्वर्ज कर रहा है वो पॉजिटिव पावर, जो डाइवर्ज कर रहा है वो नेगेटिव पावर। ओके बच्चों, नोट करो इसे, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें। दोस्तों अगला आता है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब अगर आपको दो लेंसेज गिवन हो या दो से ज़्यादा लेंसेज गिवन हो तो उनकी कॉम्बिनेशन की पावर हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि दोनों लेंस काफ़ी पास पास हैं, है ना। ये दोनों लेंस में कोई से भी टाइप के हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ दोनों बना दिए कॉनकेव कॉन्वेक्स बना दिए, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स भी हो सकता है, या दोनों कॉनकेव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लेंस की पावर निकालते वक्त देखो बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, डेविएशन नेट कैसे निकालते हैं हम, डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2 इस तरह से, और जो एक लेंस का डेविएशन होता है वो उसकी पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो जाएगा पावर 1 पावर 2 इस तरह से पी नेट। तो लेंसेज की पावर निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, नेट पावर हो जाएगी पी नेट इक्वल्स टू 1/P1 प्लस 1/P2। ओके, तो इस तरह से इवन आप इसको यूज़ करके 1/F नेट भी निकाल सकते हो,
कि कॉम्बिनेशन की नेट फोकल लेंथ इस तरह से आ जाएगी, है ना। इसमें ध्यान रखना ये दोनों फॉर्मूला कब काम में लेने हैं, ओनली व्हेन लेंस आर वेरी क्लोज, मतलब इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जब दोनों लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में हो तो ही आपको ये फॉर्मूला काम में लेने हैं, है ना। अगर दोनों लेंस कांटेक्ट में नहीं हो, अच्छा कई लोग सोचेंगे सर कॉन्केव कैसे कांटेक्ट में आएंगे, तो देखो कॉन्केव को भी आप ऐसे कांटेक्ट में तो कर ही सकते हो ना, इस तरह से। फिर जैसे मान लो एक बाई कॉन्केव है, एक प्लेनो कॉन्केव है, तो कांटेक्ट होना चाहिए, मतलब सेपरेशन काफ़ी कम होना चाहिए, इसकी पावर P1 इसकी पावर P2, तो फिर आप उसमें नेट पावर निकाल लोगे, ठीक है। ध्यान रखना दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस आपको कॉमन रखनी है इस दौरान, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक लेंस नीचे एक लेंस ऊपर कर दो, है ना, वैसे नहीं करना है, ओके। तो इस तरह से हमारे पास ये लेंसेज का कॉम्बिनेशन भी यहाँ बन जाता है। ये लेंसेज की बेसिक थ्योरी हमने जो इससे नेचर और इसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंप्लीट की। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो आप यहाँ तक लिखें बच्चों, ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता PKZ। अब हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ लेंस मेकर्स फॉर्मूला। जो हमने लेंस कॉम्बिनेशन से पहले जो लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला पढ़ा था उसको हम बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। उसी फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक लेंस दिया हुआ है जो कि एयर में रखा हुआ है। लेंस का इंडेक्स कितना है 3/2 और सराउंडिंग दोनों तरफ सेम है, दोनों तरफ सेम होना ही चाहिए, और लेंस थिन बिल्कुल आपको गिवन है। अब आपको इसमें फोकल लेंथ बतानी है, तो देखो 1/f क्या हो जाएगा, म्यू लेंस बाई म्यू सराउंडिंग -1, 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखो R1 किसको मानना है, R1 आप उसको मानोगे जिस पे आप रे पहली बार इंसिडेंट करवा रहे हो। तो जैसे मैंने यहाँ इंसिडेंट करवाई तो ये R1 और ये R2 कितना है, प्लेन सरफेस की वजह से इनफाइनाइट, और R1 कितना है 10। अब R1 देखो, R1 का सेंटर तो इस तरफ है ना C1, तो इसलिए मेरे पास अब C1 से कॉरस्पॉन्डिंग जो R1 आएगा वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, इसलिए पॉजिटिव आएगा। तो वैल्यू पुट कर दूं मैं यहाँ पे, 1/f इज 3/2 by 1 -1, 1 + 10, मैंने बोला था ना आपको विद साइन पुट करना है, -1/∞। तो देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा 1/2 1/10, फोकल लेंथ कितना है बच्चों +20, प्लस आने का मतलब फोकस जो है वो फोकस पॉइंट इज रियल, और इससे फिर आप पावर कैसे निकालोगे 100/f। अच्छा ये सब सेंटीमीटर में, ये बेटा आपको जो गिवन है ना डेटा वो सारा सेंटीमीटर में, तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में आ जाएगी। और जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो तो आप कैसे निकालोगे 100/20, प्लस में है तो आपकी पावर क्या आ जाएगी +5। ध्यान रखना पावर को हम डिनोट करते हैं डायोप्टर से, डायोप्टर मतलब 1/मीटर। बेसिकली पावर क्या होता है फोकल लेंथ का उल्टा, फोकल लेंथ होती है मीटर में, तो 1/मीटर इसकी एक और यूनिट होती है जिसको हम बाद में डायोप्टर बोल देते हैं, है ना। तो ये अच्छा कई लोग सोचे सर इधर से रे ना डाल के इधर से डाल देते, तो कोई बात नहीं बेटा, आप इधर से रे डाल दो। तो अब इस केस में आपके पास है ना ये हो जाएगी फर्स्ट सरफेस और इधर हो जाएगी सेकेंड सरफेस। तो अब इस केस में फर्स्ट सरफेस का R1 जो है वो है इनफाइनाइट, और R2 देखो इसका सेंटर तो इधर ही रहेगा ना, पर अब इसको C2 बोलेंगे, तो R2 जो है वो किधर मेजर होगा इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो इसलिए R2 अब हो जाएगा नेगेटिव, तो R2 हो जाएगा -10। बस इस चीज़ का ध्यान रखना। R1 R2 इस बात पे डिपेंड करता है कि आप रे किधर से इंसिडेंट करवा रहे हो, ठीक है। तो अब आप चाहो तो रे इधर से भी इंसिडेंट करवा दो, कोई इशू नहीं है। देखो अपना आंसर दोनों बार सेम ही आएगा, है ना। आंसर अब आप देखना आंसर वापस वही आएगा, 1/f इज 3/2/1 -1 1/R1। लेकिन फॉर्मूला में हमेशा R1 ही आता है पहले, तो जो R1 आपका अब इस केस का R1 है वो लिख देना, है ना। तो इस केस का R1 क्या इनफाइनाइट -10।
तो देखो ये माइनस मिलके वापस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/10, तो f कितना आ गया बच्चों वापस प्लस 20 सेंटीमीटर, और पावर क्या हो जाएगा 1/f मतलब 1/0.2 मीटर, यानी कि 5 डायप्टर। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप रे किधर से इंसिडेंट मानते हो। थिन लेंसेज में अगर दोनों तरफ का मीडियम सेम है तो चाहे आप रे को इधर से इंसिडेंट करवाओ चाहे आप रे को इधर से इंसिडेंट करवाओ, दोनों केस में आंसर आपके पास सेम आएगा ना। मतलब थिन लेंस में रेज अगर इधर से गिरे तो भी फोकस 20 सेंटीमीटर दूर ही आएगा, और अगर इधर से गिरे तो भी फोकस दूर 20 सेंटीमीटर दूर आएगा। बस फर्क क्या पड़ेगा, रे एक्चुअल में मिल रही है तो जिधर से आ रही है उसके अपोजिट साइड में मिलेगी, है ना। तो अब यहाँ पे जैसे ये फोकल लेंथ यहाँ आ रही है ना 20 सेंटीमीटर पे, तो ये फोकस जो है वो यहाँ है, इधर से रे डालोगे तो वो 20 सेंटीमीटर दूर जाके ऐसे मिल जाएगी, है ना। तो ये हमारे पास बेसिक कंडीशन बनती है, इसको ध्यान रखना, है ना, बस इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ये हमने फोकल लेंथ फाइंड की इस क्वेश्चन में। नोट करो इसको, काफ़ी आसान है, केवल आपको R1 R2 विद साइन पुट करना है, और ये देखना जिस सरफेस पे फर्स्ट इंसिडेंस हो या फर्स्ट रिफ्रैक्शन जिस पे हो उसको हम बोलते हैं R1, और जिस पे सेकेंड रिफ्रैक्शन हो उसको बोलते हैं R2। तो जब लेफ्ट सरफेस लेफ्ट की तरफ से रे आई तो लेफ्ट वाली सरफेस R1, और जब राइट से रे आ रही है तो राइट वाली सरफेस R1। ओके, चलो वीडियो पॉज करके इसको नोट करो। बच्चों इसी के सेकेंड पार्ट में अगर हम इसी लेंस को, सेम लेंस को अगर सराउंडिंग चेंज करके 2 मीडियम कर दें, अब यहाँ पे सराउंडिंग मैंने दोनों तरफ एयर के बजाय कर दिया ज़्यादा इंडेक्स वाला, है ना। लेंस का इंडेक्स तो 3/2 ही है, लेकिन अब जैसे ये 2 होगा तो ये हो जाएगा 3/4 -1, यानी कि -1/4। आंसर क्या आया बच्चों -40। -40 नेगेटिव फोकल लेंथ का मतलब क्या है, फोकस पॉइंट इज वर्चुअल। अब फोकस पॉइंट वर्चुअल किस में होता है, डाइवर्जिंग में, तो नेगेटिव आने का मतलब ये किस तरह का लेंस है, एज डाइवर्जिंग। इसकी पावर भी नेगेटिव आएगी ना। अब देखो -40 जब आप यहां पुट करोगे तो माइनस में 2.5 पावर आने का मतलब क्या है, माइनस पावर मतलब डाइवर्जिंग, तो ये हो जाएगा डाइवर्जिंग लेंस। तो सेम लेंस जो पहले कन्वर्जिंग था वो अब कैसा हो गया, डाइवर्जिंग। तो इस केस में देखो अपना जो आंसर है वो चेंज हो गया ना फिर। तो हमें ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ जो है वो हमेशा किस पे डिपेंड करता है, पावर जो है वो किस पे डिपेंड करती है, फोकल लेंथ पे, और फोकल लेंथ जो है वो किस पे डिपेंड करता है, सराउंडिंग मीडियम पे भी और रेडियस ऑफ कर्वेचर पे भी। तो ध्यान रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज कर, सराउंडिंग मीडियम चेंज करने से जो लेंस पहले हवा में कन्वर्जिंग था वो अब इस ज़्यादा डेंसर मीडियम में कैसा हुआ, डाइवर्जिंग, है ना। तो अब डाइवर्जिंग में फिर ये डायग्राम भी चेंज हो जाएंगे ना, पहले वाले डायग्राम थोड़ा ना बनेंगे अब। तो इस केस में अब देखो ये डायग्राम कैसे बन जाएगा, ये डाइवर्जिंग है तो ये रे इधर जाएगी, तो फोकस जो है वो पीछे की तरफ कहीं बनेगा, तो ये फोकस पॉइंट पीछे, R1 तो अभी भी खैर आगे मेजर होगा लेकिन फोकस पॉइंट पीछे है। इस केस में भी देखो फोकस पॉइंट कैसे ऐसे पीछे की तरफ आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये डाइवर्जिंग लेंस हो गया। मतलब कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस भी डाइवर्जिंग हो सकता है जब डेंसर मीडियम में रखा जाए तो। ठीक है बच्चों, चलो इसी को नोट करो वापस, वीडियो पॉज कर लें। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, इसमें हमारे पास एक कौन सा लेंस है जो मिड से थिन है और सेंटर पे थिक है। मिड से थिन और सेंटर पे थिक मतलब ये कौन सा हुआ, कॉनकेव। लेकिन रुको, क्या इसकी दोनों सरफेस कॉनकेव है, नहीं, एक सरफेस तो कॉन्वेक्स है ना, बाहर से उभरी हुई है, तो ये है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस हमें गिवन है, इसका म्यू आपको गिवन है, इस बार ऐसा करते हैं 2 लेते हैं और सराउंडिंग ले लेते हैं हम 3/2 इंडेक्स का। ठीक है, चलो इसके लिए फोकल लेंथ बताना है। इंसिडेंट रे को हम इसी तरफ मान लेते हैं, है ना। इंसिडेंट रे मान लिया लेफ्ट सरफेस पे ही आई होगी,
तो अब देखो पहला रिफ्रैक्शन जिस सरफेस पे हुआ उस सरफेस का C1 है ना, और रेडियस ऑफ कर्वेचर उसी तरफ मेजर होगी जिस तरफ इंसिडेंट लाइट आई, तो ये पॉजिटिव। इसी तरह से सेकेंड सरफेस का जो C2 है वो यहाँ कहीं आएगा, है ना, तो सेकेंड सरफेस का जो C2 है वो आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा R2। तो देखो C1 C2 और R1 R2 दोनों यहाँ पे इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में ही मेजर हुए, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। अब यहाँ वैल्यू पुट करनी है आपको, तो R1 कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा जो इंसिडेंट रे मैंने बने उसके हिसाब से ये R1 और ये R2। तो वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ पे सिंपल सा वैल्यू पुट करने का ही क्वेश्चन है। 3/2, सॉरी लेंस का इंडेक्स कितना है 2, सराउंडिंग कितना है 3/2 माइनस ऑफ 1/R1 कितना हो जाएगा बच्चों, 1/R1 कितना हो जाएगा इस केस में, वो जिस पे पहला रिफ्रैक्शन हुआ +10, दूसरी सरफेस का भी रेडियस पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा +5, लेकिन ये बीच में माइनस तो फॉर्मूला का माइनस है, ये हमेशा लिखना है। तो ये हो जाएगा बच्चों 4/3 माइनस ऑफ 1/10 माइनस ऑफ 1/5 1/3 10 1 माइनस ऑफ 2, तो ये आएगा -1/10, तो दिस इज माइनस ऑफ 1/30। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, -30। नेगेटिव मीन्स क्या हो जाएगा, फोकस इज वर्चुअल। फोकस वर्चुअल होने का मतलब रे एक्चुअल में नहीं मिल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है क्यों मिलेगी, ये तो डाइवर्जिंग है ना, तो ये डाइवर्जिंग जो है वो इस तरह के से रे को डाइवर्ज करेगा, तो रे पीछे की तरफ बढ़ाने पे हमें लगेगा कि मिल रही होगी, लेकिन एक्चुअल में नहीं मिल रही है। पावर क्या हो जाएगा 1/f, तो 1 या 100 कर दो, 100/f सेंटीमीटर में रखना है, तो 100/30 माइनस में, तो माइनस ऑफ 3.33 डायोप्टर। अब यहाँ माइनस का मतलब क्या है, लेंस इज डाइवर्जिंग, तो ये लेंस हो गया डाइवर्जिंग। ठीक है, इस तरह से आपको ये फॉर्मूला यूज करने हैं। R1 R2 यही सेलेक्ट करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, देखो बच्चों, है ना, तो R1 R2 को काफ़ी ध्यान से सेलेक्ट करना, उसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, नोट करो इसे वीडियो पॉज करके। दोस्तों इस अगले क्वेश्चन में आपको बताना है फोकल लेंथ ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन। इसका फर्स्ट पार्ट में दो लेंस, सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ आपको, दो लेंस कांटेक्ट में गिवन, आपको पावर फोकल लेंथ इस पूरे नेट कॉम्बिनेशन की बतानी है। तो देखो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या होता है पावर नेट निकालने का, P1 + P2, तो ये हो जाएगा +10 +5, टोटल पावर कितनी है +15, ये P नेट, तो F नेट क्या हो जाएगा 1/P नेट। ठीक है, तो 1/15, ध्यान रखना है मीटर में आ रहा है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100/15 सेंटीमीटर करोगे तो ये हो जाएगा 20/3 सेंटीमीटर, मतलब कि कितना 6.67 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आने का मतलब सिस्टम जो है वो पॉजिटिव मीन्स सिस्टम इज लाइक कन्वर्जिंग लेंस। सिस्टम जो है खुद एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दो कन्वर्जिंग लेंस मिलकर तो एक कन्वर्जिंग लेंस ही बनाएंगे ना। तो ये हमारा काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया। इसी में कई बार वो फोकल लेंथ देके भी करवा सकते हैं, जैसे मान लो F1 F2 गिवन होता तो आप 1/F नेट = 1/F1 + 1/F2 वो कर लेते, जैसे अगले क्वेश्चन में करते हैं। मान लो आपको दो लेंसेज गिवन है, एक की फोकल लेंथ आपको गिवन है 10, है ना, और दूसरा जो है आपके पास एक कॉनकेव लेंस गिवन है, उसके लिए फोकल लेंथ आपको गिवन है -20। ठीक है, अब देखो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है ना, अब इसमें आपको नेट फोकल लेंथ बताना है, तो इस केस में 1/F नेट क्या हो जाएगा 1/F1 + 1/F2, 1/+10, कॉनकेव की कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, -1/20,
सोल्व करोगे तो 20 LCM, 20 LCM से आ जाएगा 2 प्लस ऑफ -1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 1/20। तो F नेट हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव मीन्स ये जो सिस्टम है ये एक्ट करेगा एज कन्वर्जिंग लेंस। तो ये सिस्टम एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा, है ना। तो आपको P1 P2 दे के भी पूछा जा सकता है या F1 F2 दे करके भी पूछा जा सकता है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न किसी को नहीं? चलो नोट करें बेटा वीडियो पॉज करके। बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है फोकल लेंथ फाइंड करने का। इस क्वेश्चन में आपको वापस लेंस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ बतानी है, लेकिन लेंस कॉम्बिनेशन क्या है? एक बाई कॉन्केव लेंस है, एक प्लेनो कॉन्केव लेंस है। उन दोनों की जो कॉन्केव सरफेस थी उनको आपस में मिला के जो बीच में खाली जगह बनी उसमें पानी डाल दिया। पानी का इंडेक्स कितना मानेंगे हम? 4/3, ठीक है। तो अब यहाँ पानी डाला हुआ है। अब आपको पूछ रहे हैं कि बताओ ये जो लेंस कॉम्बिनेशन बना इसकी फोकल लेंथ कितनी है। तो आपको क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये थी कि आपको दो लेंसेज की फोकल लेंथ तो गिवन है। अब इस कॉम्बिनेशन को ऐसे सोचो कि ये 3 लेंस का कॉम्बिनेशन है। एक तो पहला लेंस जिसके लिए फोकल लेंथ -10 है, μ1 3/2 है। दूसरा लेंस कौन सा मानेंगे? दूसरा लेंस पानी का लेंस बन जाएगा ना एक तरह से। तो दूसरा लेंस जो बीच में पानी बना वो पानी दो स्फेरिकल सरफेस के बीच में ट्रैप हुआ, तो वो पानी जो है वो भी तो एक तरह का कॉन्वेक्स लेंस बना लेगा, क्योंकि देखो पानी की बीच में थिकनेस ज़्यादा है, साइड में थिकनेस कम है। तो ये पानी भी एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा। और उसके बाद हमारे पास एक प्लेनो कॉन्केव लेंस जिसके लिए ये रेडियस R3, R4 तो इनफाइनाइट गिवन है, इसके लिए ये R1 और ये R2। अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए दोनों सरफेस क्या हो जाएगी? इधर वाली हो जाएगी R2, इधर वाली हो जाएगी R3, क्योंकि ये पानी इस R3 के कांटेक्ट में और इधर से R2 के कांटेक्ट में है। तो हमारे पास ये लेंस जो है वो कितने का कॉम्बिनेशन हो गया? 3 लेंस का कॉम्बिनेशन हो गया फाइनली। और इसमें म्यू वाटर कितना दिया हुआ आपको? 4/3। अब इन तीनों लेंस को आपका सराउंडिंग आपको किसको मानना है? एयर। आपको ये मानना है कि ऑल 3 लेंसेज आर इन एयर। कैसे? जो एक्सट्रीम सराउंडिंग है उसको सबका सराउंडिंग मान लो। एक्सट्रीम सराउंडिंग क्या है? दोनों तरफ हवा है ना। तो देखो यहाँ दोनों तरफ एयर थी, तो आपको इसके अब जितने भी कंपोनेंट लेंस है उन सबको भी एयर में मानना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम तीनों लेंसेज को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए 1/F1 क्या हो जाएगा बच्चों? 3/2/1 1/R माइनस ऑफ -R। सॉरी कॉन्केव है ना, तो मान लो रेज इधर से आ रही होगी, तो R1 जो है वो इधर आएगा, माइनस में आ जाएगा, और R2 जो इधर मेज़र होगा तो पॉजिटिव मेज़र होगा। तो यहाँ आएगा -R +R। मैंने मान लिया इन दोनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि बाई कॉन्केव है ना इसलिए दोनों सेम है, तो अपन ने R मान लिया। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा इस केस में? अच्छा F1 कितना दिया हुआ है? 1/-10 3/2 -2/R से ही ख़त्म, तो R हो जाएगा 30। तो R की वैल्यू कितनी है बच्चों? 30 है ना। इसका मतलब दोनों R1 भी 30 है और R2 भी 30 है। इधर से देखो 1/F2 इज़ म्यू कितना दिया हुआ आपको? म्यू लेंस बाई म्यू सराउंडिंग होता है ना, तो म्यू लेंस कितना दिया हुआ है? 2, सराउंडिंग कितना है? 1 -1। अब देखो अपन ने रेज को अगर इधर से डाला तो R3 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो 1/-R3 -R4 इनफाइनाइट हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या थी बच्चों? -5। तो -1/R3 ही आएगा यहाँ पे। 1/∞ तो 0 होता है ना, तो इससे R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास? -5। अब देखो R2 हमें पता है, R3 पता है। R2 कितना है बच्चों? 30 और R3 कितना है? 5। तो क्या हम इस वाले लेंस की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं? इसको हम मान लेते हैं F3, है ना। तो F3 क्या हो जाएगा इस केस में? म्यू वाटर 4/3/1
माइनस ऑफ 1। अब ऐसा करते हैं, रेज को इधर से इंसिडेंट करवा देता हूँ। तो R2 जो है वो पॉजिटिव मेजर होगा और R3 नेगेटिव, क्योंकि R3 का सेंटर तो इस तरफ है ना। तो R3 नेगेटिव और R2 पॉजिटिव, क्योंकि R2 वाली सरफेस का सेंटर इंसिडेंट रे की तरफ ही मेजर होगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, अब यहाँ R1 का मतलब R2 से है ना, तो 1 अपॉन प्लस 30, फर्स्ट रिफ्रैक्शन जिस पे हुआ वो, माइनस ऑफ -5। तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस ऑफ 1, 30 एलसीएम लिया तो 1 प्लस 6, 1/3 7/30, तो हो जाएगा 7/90। अब हमें बताना है नेट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। हमें F1 F2 F3 पता है ना, तो 1 अपॉन एफ नेट क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 प्लस 1 अपॉन F3। F1 क्या था, F1 था -10, तो 1 अपॉन माइनस ऑफ 10। 1 अपॉन F2 कितना है, F2 है -5, और F3 कितना है, F3 है 7/90। अच्छा, ये 1 अपॉन F3 की ही वैल्यू है, तो इसको 7/90 डायरेक्ट 1 अपॉन F3 है ना अपने पास ही, तो ठीक है। अब तुम इसमें 90 को एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 9 है ना, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 18 प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 18। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 20/90 है ना, माइनस ऑफ 20/90 मतलब कि एफ नेट कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस ऑफ 9/2 मतलब कि -4.5। माइनस का मतलब क्या है बच्चों, डाइवर्जिंग, मतलब ये सिस्टम फिर भी डाइवर्जिंग ही है। भाई डाइवर्जिंग तो वैसे भी होता, अगर ये दो कॉनकेव होते तो भी डाइवर्जिंग होता। पानी ने थोड़े से उसकी डाइवर्जिंग पावर को कम कर दिया है ना, मतलब ये थोड़ा सा कन्वर्ज किया ना। देखो ये कन्वर्ज कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है, ये कन्वर्ज करेगा, ये फिर डाइवर्ज करेगा, तो ओवरऑल तो डाइवर्ज ही हुआ। इसके कन्वर्ज करने के बावजूद भी रे डाइवर्ज ही हो रही है ना। चलो, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहला कंसेप्ट, जो कॉम्बिनेशन का सराउंडिंग है उसको सभी लेंसेज, सभी इंडिविजुअल लेंसेज का सराउंडिंग मानना है। कॉम्बिनेशन का सराउंडिंग अगर इस तरह से एयर है तो इन तीनों को भी एयर में ही मानना है, ठीक है। फिर आपको उन पार्ट्स को सॉल्व करके, सबका F1 F2 वाले पार्ट को सॉल्व करके आपको उनकी रेट म्यू गिवन थे, एफ गिवन थी, तो मैंने आर निकाल लिया। आर क्यों निकाला, क्योंकि उस आर की रिक्वायरमेंट यहाँ काम में आएगी है ना। मुझे एक्चुअली तीसरे लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है, तीसरे लेंस का म्यू तो पता है, लेकिन मुझे R1 इनकी जो आर रेडियस ऑफ कर्वेचर थी सरफेस की वो नहीं पता है ना। अभी R2 बिलोंग्स टू फर्स्ट लेंस एंड R3 बिलोंग्स टू सेकंड लेंस, तो मैंने फिर फर्स्ट और सेकंड लेंस को भी सॉल्व किया, उससे मुझे R2 R3 पता चला, फिर मुझे F3 पता चलेगा। तो ये जो इधर 2 बार मेहनत की वो मैंने F3 में जो R2 R3 काम आ रहा है उसके लिए किया है। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट लग जाते हैं जो जो हम लेंस की पावर निकालने के लिए सीखते हैं। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है ना। इस क्वेश्चन में कंसेप्ट वापस ध्यान रखना, जो एक्सट्रीम सराउंडिंग होता है उसी को हर लेंस का सराउंडिंग मान के सॉल्व करना है, जितने लेंस हो उतनी बार सॉल्व करना है। ओके बच्चों, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ओके, थैंक यू। बच्चों, हमारा अगला सेगमेंट आता है किसी भी फोकल लेंस की फोकल लेंथ में चेंज फाइंड करना अगर हम उसको कट कर दें। देखो, हमें पता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला में हमारे पास म्यू आता है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/R1 माइनस 1/R2 है ना। तो उस फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम देखें है ना, मैं आपके सामने लेंस मेकर्स फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार वापस। म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग -1/R1 माइनस 1/R2। तो किसी भी लेंस की फोकल लेंथ किन पे डिपेंड करती है, लेंस के इंडेक्स और सराउंडिंग के इंडेक्स पे है ना, और उसकी सरफेसेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेंज कर देते हो तो फोकल लेंथ चेंज होगी। अगर आप लेंस का सराउंडिंग का इंडेक्स भी चेंज कर देते हो, मतलब लेंस को हवा के बजाय पानी में डाल दो, तो भी लेंस की फोकल लेंथ चेंज होगी।
है ना। तो यहाँ पे अब हमें वही बेसिक चीज़ समझनी है कि लेंस को कट करने से क्या इफेक्ट होगा, है ना। तो ध्यान रखना, जब हम लेंस को इस तरह से कट करें, कंसेप्ट क्या है कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी वन सरफेस अगर चेंज होती कट करने से, है ना, तो उस केस में एफ चेंज होगा, क्योंकि हमें पता है एफ R1 R2 पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक लेंस लिया हुआ है ना, इस लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं हम, लेंस मेकर्स फॉर्मूला से, है ना। म्यू, यहाँ सराउंडिंग क्या है 1 है ना, इसलिए सराउंडिंग का इंडेक्स 1 है तो मैंने लिखा ही नहीं। तो म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2, दोनों R1 R2 कैपिटल R के इक्वल लिया है। तो ये अपन ने यूज़ किया हुआ पहले भी, है ना। ये R प्लस क्यों आया, ये R माइनस क्यों आया, समझाया ना मैंने आपको। सपोज हम रेज को इधर से स्ट्राइक करवाते हैं, हालांकि थिन लेंसेज के लिए अगर वो सेम मीडियम में हो, दोनों तरफ का सराउंडिंग सेम हो, तो इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि रेज को किधर से इंसिडेंट करवा रहे हैं, है ना। अगर आप इधर से भी इंसिडेंट करवाओगे तो भी फोकल लेंथ यही आएगी। तो जब दोनों तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर R के इक्वल है तो फोकल लेंथ ये आ रही है। अगर मैं इसको इस तरह से बीच में से काट देता हूँ, अगर मैं इसको इस तरह से बीच में से काट देता हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो दो लेंस बनेंगे, है ना। इस लेंस को इसे बीच में से काटा तो एक बीच में प्लेन सरफेस बनेगी ना। प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा इनफाइनाइट होती है। हमेशा ध्यान रखना, जो फ्लैट सरफेस होते हैं ना, जैसे बोर्ड फ्लैट है, तो ये बोर्ड किसी बहुत बड़े स्फेयर का हिस्सा माना जा सकता है, जिस बहुत बड़ा मतलब कि इनफाइनाइट रेडियस का। तो इसका मतलब प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है। तो अब देखो इस लेंस की फोकल लेंथ अगर हम निकालें, है ना, इस एक हिस्से की हमने मान लिया इसकी एफ डैश फोकल लेंथ है, तो एफ डैश कैसे निकालेंगे, इंडेक्स तो हमने चेंज किया नहीं, है ना। कट करने के दौरान कभी भी लेंस का इंडेक्स चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है, ठीक है। तो म्यू माइनस 1 1/R माइनस 1/इनफाइनाइट। अब देखो इस केस में 1/R हमने यहाँ लिख दिया। अब दूसरी जो सरफेस पहले R रेडियस की थी उसके बजाय वो कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट कितना होता है बच्चों, 0। तो ये फॉर्मूला म्यू माइनस 1 1/R आया। अब ये एफ डैश का उल्टा है, तो एफ डैश इसका उल्टा करोगे ना, तो यहाँ डिवाइड में 2 आ रहा था, यहाँ नहीं आ रहा है, मतलब फोकल लेंथ डबल हुई है ना। तो सिंपल सा ध्यान रखना, फोकल लेंथ डबल होती है। यहाँ अगर पावर P है, फोकल लेंथ अगर F है, तो यहाँ फोकल लेंथ हो जाएगी 2F दोनों हिस्सों की, है ना। और अगर फोकल लेंथ डबल होगी तो पावर कितनी हो जाएगी, आधी, पावर आधी, फोकल लेंथ डबल। फिर वापस अगर आप इन दोनों को चिपका दो तो वही लेंस बन जाएगा, तो P/2 प्लस P/2 मिला के P पावर ना। तो ऐसा मान सकते हैं कि ये लेंस इन दोनों से बना है। तो जब किसी लेंस को ऐसे बीच में से कट करते हैं तो ध्यान रखना उसकी फोकल लेंथ जो है वो डबल होती है, पावर आधी हो जाती है। लेकिन इसी लेंस को काटने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। अगर हम इस लेंस को इस तरह से काटें, है ना, कि उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हम चेंज नहीं होने दे रहे, हमने इसको ऐसे काट दिया, है ना, जो ऑप्टिकल सेंटर वाला पॉइंट था ना, वहीं से इसको काट दिया, मतलब आधा हिस्सा ऊपर और आधा हिस्सा नीचे। अब देखो इसके जो दो हिस्से बनेंगे वो दो हिस्से कैसे बनेंगे, एक हिस्सा तो ऊपर बन गया, है ना, एक हिस्सा नीचे बन गया। अब देखो दोनों हिस्सों में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये R, ये भी R, ये R, ये भी R, इस तरह से, है ना। अब जब रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता है तो दोनों हिस्सों में क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हुई, नहीं, पहले भी R थी, इस तरफ पहले भी R थी और अब भी R ही है। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं हुआ है, म्यू भी चेंज नहीं हुआ है, तो क्या फोकल लेंथ चेंज होगी, नहीं। इस केस में एफ डैश दोनों हिस्सों की एफ के बराबर आएगा, पावर P डैश भी कितना आएगा, P के बराबर। तो ध्यान रखना, अगर आप लेंस को इस तरह से कट करते हो ताकि रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो, तब तो फोकल लेंथ और पावर दोनों चेंज होती है। अगर आप इसको ऐसे कट करते हो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, तो फिर उस केस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब जरूरी नहीं है कि आप बीच में से ही काटो, आप इस लेंस को ऐसे भी काट सकते हो, ओके। ऐसा जरूरी नहीं कि आप हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ही काटो। इस लेंस के आप ऐसे टुकड़े कर सकते हो, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, है ना। तो ऐसा करने के बाद हर टुकड़े का जो F1 आएगा वो फिर भी F के बराबर ही आएगा। F1 F2 जितने भी टुकड़े आप इसके कर सकते हो, उनका जो फोकल लेंथ है वो पहले जितनी आएगी। रीज़न क्या है कि आपने उसमें कोई भी चेंज नहीं किया फोकल लेंथ में, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर में और म्यू में कोई चेंज नहीं किया, इसलिए उनकी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कई बार कि अगर लेंस को कट करें तो फोकल लेंथ और पावर में क्या होता है।
तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो तो फोकल लेंथ चेंज होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर चेंज ना हो तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। नोट करो बच्चों, वीडियो को पॉज करके इसको, है ना, काफ़ी आसान कंसेप्ट है ये तो। बच्चों इसी में हमारा दूसरा केस आता है कि अगर लेंस की फोकल लेंथ हम निकालते हैं, है ना, तो देखो हमें पता है कि वो म्यू पे भी डिपेंड करता है। अगर आप सराउंडिंग मीडियम को चेंज कर दो तो फोकल लेंथ में कितना चेंज आएगा। तो अगला केस में हम क्वेश्चन करेंगे, है ना। कई बार क्वेश्चंस में ऐसा बोला जाता है कि अगर लेंस की सराउंडिंग मीडियम को चेंज कर दिया, जैसे मान लो आपने एक लेंस को पानी में डाल दिया, तो उसकी फोकल लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा आपको ये बताना होगा, है ना। तो ड्यू टू चेंज इन सराउंडिंग, तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन करते हैं, ए लेंस जिसका म्यू है 3/2 हैज़ फोकल लेंथ 10 centimeter in air. Now it is dipped in water. Mu water कितना है 4/3. Then find its focal length in वाटर। तो आपको बताना है इसकी पानी में कितनी फोकल लेंथ होगी, है ना। अब देखो इसी क्वेश्चन में आपको बेसिक लेंस मेकर्स फॉर्मूला ही यूज़ करना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया। जब एयर में लेंस रखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 1/f1 इज म्यू लेंस बाय म्यू एयर, है ना। अच्छा, इस फैक्टर पूरे को अपन मान लेते हैं के, है ना, तो इसको मैं के लिख देता हूँ। तो म्यू लेंस क्या हो जाएगा 3/2/1 माइनस ऑफ 1 इंटू के, दिस इज़ 1/2 इंटू के, फर्स्ट इक्वेशन। फिर जब वाटर में आपने रखा तो क्या हो जाएगा, 1/f2 इज़ म्यू लेंस बाय म्यू वाटर माइनस ऑफ 1 इंटू के, है ना। फिर ये हो जाएगा 3/2 4/3 माइनस ऑफ 1 इंटू के, कितना हो जाएगा बच्चों 9/8 में से 1 माइनस करोगे तो 1/8 इंटू की सेकेंड इक्वेशन। अब आप क्या करो बच्चों, इस दो इक्वेशंस बना के दोनों को डिवाइड कर दो, है ना। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो देखो बच्चों क्या आ जाएगा, है ना। तो इससे रहेगा f2/f1 इज़ 4, तो f2 इज़ 4 टाइम्स ऑफ f1, 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। और पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, पॉजिटिव आने का मतलब ये अभी भी सराउंडिंग पानी में डालने के बाद भी किस तरह से काम कर रहा है, कन्वर्जिंग का ही काम कर रहा है। तो ध्यान रखना, दो तरह से फोकल लेंथ हम चेंज कर सकते हैं लेंस की, या तो उसका शेप चेंज करके या फिर उसका सराउंडिंग मीडियम चेंज करके। ओके बच्चों, तो इस तरह के लेंस की फोकल लेंथ चेंज होने वाले क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। आई होप आपसे ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता PKG। कई बार लेंस या मिरर के कॉम्बिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब ये बोला जाता है कि अगर इंसिडेंट रेज पैरेक्सियल हो तो दो सिस्टम के बीच का डिस्टेंस कितना हो ताकि जो फाइनली रे निकले वो भी पैरेक्सियल ही निकले। तो इस केस में आपको मैंने यहाँ क्वेश्चन में एक लेंस दिया हुआ है और एक मिरर, दो लेंस दिया हुआ है ना, दोनों कॉन्वेक्स है। पहले वाले पे मैंने यहाँ पे इंसिडेंट रे रखी है, कौन सी वाली, पैरेक्सियल। अब आपको ये देखना है, देखो इसमें अगर ये रे पैरेक्सियल है, आपको डी इन दोनों का सेपरेशन बताना है ताकि फाइनल रे भी पैरेक्सियल हो। तो देखो ये दोनों रे कहाँ मिलती है, पैरेक्सियल रेज फोकस पे, तो ये मान लिया इसका फोकस F1। अब अगर ये रे जब यहाँ से जाएगी इस लेंस की तरफ, ये दोनों रेज भी अगर मान लो ऐसा लग रहा है कि सेकंड लेंस के फोकस से आ रही है, मतलब दोनों लेंस के फोकस अगर एक ही पॉइंट पे हो, तो उस केस में क्या होगा, जो रे
इस पहले वाले की फोकस पे मिली, वहीं पे सेकंड वाले का भी फोकस था, तो दूसरे वाले लेंस के लिए इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है? फोकस से, उसके खुद के फोकस से, तो वो भी पैरेक्सियल कर देगा। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितनी आ जाएगी? फोकल लेंथ ऑफ 1 और ये आ जाएगी फोकल लेंथ ऑफ 2। इट मीन्स यहाँ d कितना आ जाएगा? f1 प्लस f2, दिस इज 5/10, दिस इज 15। तो यहाँ दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन आपको कितना रखना है? 15, ताकि रेज जो है वो पैरेक्सियल रहे। इसी में कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे मान लो अब यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस के साथ एक कॉन्केव लेंस हम लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फोकल लेंथ बोला हुआ है 20 और इसके लिए फोकल लेंथ बोला हुआ है -5, है ना। हमें पता है ना कि कॉन्केव की फोकल लेंथ तो माइनस में होती है ना। माइनस में क्यों होती है तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। फिलहाल मैं खाली वैल्यू लिख देता हूँ। f2 इसके लिए दिया हुआ है 5। अब यहाँ पे वापस ये बोला है कि यहाँ पे अगर आप इंसिडेंट रे डालते हो तो वो फाइनली पैरेक्सियल निकलनी चाहिए। उसके लिए वापस आपको बताना है d कितना होना चाहिए। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में भी आपको d बताना है। तो d बताने के लिए वापस कंसेप्ट क्या है कि जो पैरेक्सियल रे यहाँ आएगी वो किस पे मिलेगी? वो इस लेंस के फोकस पे मिलेगी। अब सपोज करो इस लेंस का फोकस f1 अगर कॉन्केव के भी आगे हो, है ना, अगर कॉन्केव से भी आगे हो तो ये लेंस अपने फोकस की तरफ रेज को भेजेगा इस तरह से, है ना। ये लेंस तो अपने फोकस की तरफ भेजेगा ना रे को। तो इस तरह से ये रेज जो है वो यहाँ पे इंसिडेंट होगी। अब ये रे जब यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो ये रे फोकस से पहले ही क्या आ गया? कॉन्केव मिरर। अब कॉन्केव मिरर को अगर ऐसा लग रहा है कि ये वाली इंसिडेंट रे इसके भी फोकस की तरफ आ रही है, मतलब दोनों के फोकस एक ही पॉइंट पे अगर हो, तो वापस क्या होगा? ये अपने फोकस की तरफ आती हुई रे को पैरेक्सियल कर देता है। ये तो कॉन्केव लेंस की प्रॉपर्टी थी ना। तो इसका मतलब अब इस केस में ये डिस्टेंस है f1 और ये डिस्टेंस है f2। तो आपको d की वैल्यू देखो, यहाँ ज्योमेट्री देखो तो d कैसे लिखेंगे हम? f1 माइनस ऑफ f2 मीन्स 20 माइनस ऑफ 5 15, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना दोनों के फोकस कोइंसाइड अगर करेंगे तो अपना काम बन जाएगा। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। चलो, इसी में हो सकता है कॉन्केव लेंस आगे हो, कॉन्वेक्स लेंस पीछे हो, वैसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो देखो, कॉन्केव लेंस को अगर आगे कर दें, है ना, और कॉन्वेक्स लेंस को पीछे कर दें तो भी सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सपोज ये f1 5, इसकी वैल्यू 5 मान ली और ये f2 अपन ने वही 20 मान लिया, है ना। अब देखो यहाँ पे भी हम वापस वही पैरेक्सियल रेज ला रहे हैं। तो ये पैरेक्सियल रेज, अब देखो कॉन्केव लेंस क्या करता है? डाइवर्ज करता है। तो इसने डाइवर्ज कर दिया, लेकिन डाइवर्ज करवाने के बाद ये कहाँ मिलती है? कॉन्केव के फोकस पे। तो ये कॉन्केव के फोकस पे मिलेगी, दिस इज f1। अब अगर कॉन्वेक्स को ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसिडेंट रे है ये इसके भी फोकस से आ रही है, मतलब दोनों के फोकस वापस उसी पॉइंट पे कर दो, तो कॉन्वेक्स को भी क्या लगेगा कि जो इंसिडेंट रे है वो उसके खुद के फोकस से आ रही है, तो वो इस रे को वापस क्या करेगा? पैरेलल कर देगा। तो इस केस में भी दोनों के फोकस सेम जगह होने चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितनी है? f1, ये डिस्टेंस कितनी है? f2। तो अगेन d क्या हो जाएगा? f2 माइनस ऑफ f1, दिस इज 20 माइनस ऑफ 5 15, है ना। सेम आंसर आया दोनों बार। तो इस केस में ध्यान रखना, ऐसे उल्टा रख कर सकते हो ना कि अगर रे ए से आके यूँ जा रही है तो यूँ आके ए से जाएगी। फर्क क्या पड़ा? पहले दोनों पैरेलल रे के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा था, अब कम है, मतलब इसने रेज को पास कर दिया, इसने रेज को थोड़ा दूर कर दिया, है ना। तो ध्यान रखना इस चीज़ में। तो ये 3 लेंस का कॉम्बिनेशन, 2 लेंस के कॉम्बिनेशन थे। 2 के अलावा 3 भी हो सकते हैं जनरली, पर 2 के ही देते हूँ। तो नोट करो बच्चों इसको। इसमें 2 लेंस के कॉम्बिनेशन में आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर वो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी लेंस इमेज फॉर्मेशन की, कि अगर फोकस की तरफ फोकस पैरेलल रे आए तो फोकस पे मिलती है, और अगर फोकस से रे आए तो पैरेलल हो जाती है ना। तो जो शुरू की 2 प्रॉपर्टी थी आपको वही काम में लेनी है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नोट करो इसे। वीडियो पॉज करके नोट करें बच्चों। ठीक है बच्चों, इसी में कुछ कॉम्बिनेशन में लेंस और मिरर दोनों काम में ले जाते हैं। तो देखो, लेंस और मिरर जब काम में ले जाए तो किस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। जैसे मान लो 4th पार्ट में हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है
ओके, और एक कॉनकेव मिरर है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। इसमें आपको वापस इनके लिए फोकल लेंथ गिवन है, सपोज इसके लिए फोकल लेंथ गिवन है 20 मान लेते हैं और इसकी फोकल लेंथ मान लेते हैं हम 10, ठीक है। तो अब इस केस में आपको वापस ये बोला हुआ है कि लेंस पे हमने जो रेस डाली वो पैरेक्सियल थी, तो इनके बीच का सेपरेशन कितना होना चाहिए ताकि ये रेज वापस पैरेक्सियल ही रहे निकलने के बाद। अब देखो हमें ये तो पता है कि मिरर जो है वो रेज को हमेशा रिफ्लेक्ट करेगा। तो जब फाइनल रे निकलेगी वो एक बार लेंस से रिफ्रैक्ट होगी, दूसरी बार मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, है ना। रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस उधर चली जाएगी, लेकिन जैसे वो पलट के जाएगी दोबारा मिरर मिलेगा, सॉरी लेंस मिलेगा। तो इसका मतलब लेंस आती हुई रे को भी मिला और जाती हुई रे को भी मिलेगा। तो जब जब लेंस मिलेगा तब तब लेंस रिफ्रैक्शन करेगा ना। तो लेंस यहाँ पे आती हुई रे को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है और जाती हुई रे को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि रेज को हमें कैसे रखना है, पैरेक्सियल। तो सिंपल सा कंसेप्ट याद रखो, अगर मिरर से रे रिट्रेस हो जाए, यहाँ कंसेप्ट क्या है, अगर मिरर से रे रिट्रेस हो जाए तो वो अपने पाथ को फॉलो करती है, मतलब पैरेक्सियल आई तो पैरेक्सियल ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है, इन केस ऑफ मिरर कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है कि इफ रे स्ट्राइक ऑन मिरर पासिंग थ्रू सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए अगर स्ट्राइक करे, देन these ray will retrace the path। तो यहां अब आपको सी पे स्ट्राइक करवाना। देखो कॉन्वेक्स लेंस तो अपने फोकस पे भेजेगा ना, तो हम चाहते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस है वहीं पे इस मिरर का क्या होना चाहिए, फोकस होना, जहां पे लेंस का फोकस है वहां पे मिरर का क्या होना चाहिए बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मिरर ने तो अपने फोकस पॉइंट 20 पे भेज दिया, तो ये जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है और ये फोकस भी है किसका, लेंस का। और सेंटर ऑफ कर्वेचर किसके लिए, मिरर के लिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, r, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी r के इक्वल, है ना। तो अगर रे यहाँ से आने के बाद देखो ये तो अपने फोकस की तरफ भेज रहा है, लेंस का फोकस यहाँ है, वहीं पे मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर था। तो इस केस में रे जो आ रही है वो लेंस ने तो अपने फोकस की तरफ भेजी, पर मिरर को ऐसा लग रहा है कि उसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो वो क्या करेगा, वापस रिट्रेस करवा देगा ना। तो ये रे वापस रिट्रेस जब करेगी तो रिट्रेस करती रे को, चलो मैं अलग कलर से बनाता हूँ। तो ये आती हुई रे तो इस तरह से आई थी ना, आती हुई रे इस तरह से, और जाती हुई रे ऐसे पलट के चली जाएगी वापस, क्योंकि मिरर ने रेस को रिट्रेस करवा दिया। तो जब मिरर रिट्रेस करवाएगा रे को, ये इस तरह से भेज देगा। तो देखो वापस जो रे पैरेलल थी वो पैरेलल ही निकल जाएगी इस केस में, है ना। तो ध्यान रखना है फोकस पॉइंट ऑफ लेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर सेम जगह पे होने चाहिए। चलो इसी में अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर मान लो ये कॉन्केव लेंस होता, है ना, इधर फोकल लेंथ वापस हम मान लेते हैं 20 और इसकी फोकल लेंथ हम मान लेते हैं लेट्स से 10। तो वापस रूल तो वही है कि लेंस का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो मिरर का है वो एक ही पॉइंट होना चाहिए। तो इसका मतलब रेज जब यहाँ से पैरेलल आएगी तो वो इस फोकस की तरफ जाएगी, फिर वो इस फोकस से जब मिरर की तरफ जाएगी तो वो वापस ऐसे रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, रिट्रेस करेगी तो वापस वो इसी पाथ को रिट्रेस करते हुए ऐसे निकल जाएगी, है ना। फिर ये ऐसे रिट्रेस करते हुए निकल जाएगी। इसमें कोई कन्फ्यूज़न? तो आपको वापस क्या करना है, ये डिस्टेंस हो जाएगी एफ लेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। तो इन केसेस में अगर आप डी लिखना चाहोगे तो यहाँ डी कैसे लिख दोगे, एफ लेंस माइनस ऑफ आर। एफ लेंस कितना है 20 माइनस ये आर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता ना, तो 20 ऐसा करते हैं, इसको 40 कर लेते हैं, है ना। तो 40,
तो 40 माइनस 20 कितना हो गया बच्चों ये 20, मतलब सेपरेशन कितना होना चाहिए इसका 20 का। यहाँ पे अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, D इज़ एफ लेंस प्लस आर, तो ये हो जाएगा एफ लेंस कितना हो जाएगा 20, आर कितना हो जाएगा 20 फोकल का डबल 40, है ना। तो इस तरह से ओके बच्चों, तो इस तरह से हमने यहाँ पे किया। तो आपको यहाँ 40 का सेपरेशन रखना है, यहाँ केवल 20 का रखना है। सपोज सेम लेंस अगर ले 40 ले लेते हैं इसको भी, चलो तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 40 प्लस 20 60, है ना, इस तरह से। हाँ, अगर कई बार मान लो कॉन्केव मिरर आपको दे दिया जाए, सॉरी कॉन्केव लेंस के साथ मिरर दे दिया जाए इस तरह से, ये मान लो इस तरह से दिया हुआ है। अब इसमें कैसे करोगे, कंसेप्ट तो सेम है कि जो लेंस का फोकस है वो मिरर के लिए क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये डाइवर्ज करेगा। अब अगर मिरर को ये लग जाए कि इसके लिए जो डाइवर्जिंग रे आ रही है वो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पा रही है, देखो ये तो अपने फोकस पे मिलाएगा ना, तो ये क्या है फोकस ऑफ लेंस। लेकिन यही अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का हो जाए तो अपना काम चल जाएगा, है ना। सपोज इसके लिए फोकल लेंथ आपको गिवन है 10 और इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है, इसके लिए फोकल लेंथ मिरर की आपको गिवन है सपोज 20, तो इसके लिए रेडियस कितनी हो जाएगी डबल 40, है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी है फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ये डिस्टेंस कितनी r, तो ये d डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस केस में, d हो जाएगा r माइनस ऑफ f1, r कितना हो जाएगा 40 माइनस ऑफ 10 30, ठीक है। अगर इसी में आपको कॉन्केव लेंस के साथ कॉन्वेक्स मिरर दिया जाए, ठीक है, तो कॉन्केव लेंस के साथ कॉन्वेक्स मिरर, अब देखो यहाँ पे अगर आप पैरेक्सियल रेज डालते हो तो इसको ये डाइवर्ज करेगा, है ना। अब ये भी डाइवर्जिंग है और ये भी डाइवर्जिंग है, तो कभी कन्वर्ज हो पाएगी क्या, कभी ये हो पाएगी क्या यहाँ पे, नहीं। तो इस केस में फिर हमारे साथ ऐसी कंडीशन कभी बन ही नहीं पाएगी अगर हमने इस तरह से लिया तो। ओके बच्चों, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करें। ये हमारे पास क्वेश्चंस है ना, इनको सॉल्व करना। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस यहाँ बनेंगे। ध्यान रखना लेंस और मिरर के केस में आपको क्या करना है, आपको लेंस और मिरर के केस में फोकस पॉइंट ऑफ लेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर को सेम रखना है ताकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो सके। ओके बच्चों, अच्छा इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने जो सिस्टम लिए हैं उनको इस तरह से लिया है कि या तो एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग था, दोनों कन्वर्जिंग थे, है ना, या फिर यहाँ पे दोनों एक डाइवर्जिंग एक कन्वर्जिंग, इस तरह का सिस्टम है ना। तो इस तरह के सिस्टम में अपना काम चल जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, कई बच्चे इनको रटने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखना इसमें दो लेंस और एक लेंस एक मिरर के क्वेश्चन इस केस में बनते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।